जहां आमने सामने दो रेस्टोरेंट थे, समुद्री स्वाद मछली रेस्टोरेंट और राजू तंदूरी हाउस चिकन रेस्टोरेंट। दोनों ही जगह ग्राहकों की अच्छी भीड़ रहती थी, लेकिन हाल ही में राजू के रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे गोपाल को जलन होने लगी थी। गोपाल घर आते ही, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? और क्या होगा, वो राजू, उसका चिकन तंदूरी हर किसी की जुबान पर चढ़ गया है। पूरा बाजार उसी की बात कर रहा है। मेरे ग्राहक भी अब उधर ही जाने लगे हैं। इसमें जलने वाली क्या बात है? तुम भी अपनी मछली का स्वाद और बढ़ा दो, लोग खुद वापस आ जाएंगे। राजू अपने किचन में तंदूरी मसाला चख रहा था। तभी एक ग्राहक तेजी से अंदर आता है। अरे राजू भाई, तुम्हें पता है बाहर क्या लगा है? क्या हुआ? राजू मीरा बाहर आते हैं और सामने गोपाल के रेस्टोरेंट की ओर देखते हैं। वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगा होता है, चिकन सेहत के लिए हानिकारक, मछली खाइए स्वस्थ रहिए। इस गोपाल की हिम्मत कैसे हुई? पहले सोचो, उसने ऐसा क्यों किया? क्यों करेगा? साफ है मेरा धंधा उससे अच्छा चल रहा है, इसीलिए जलन हो रही है। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। पर ये सही तरीका नहीं होगा। तुम सिर्फ अपने स्वाद और सेवा पर ध्यान दो। नहीं मीरा, अगर वो ये खेल खेल सकता है तो मैं भी उसे दिखा दूंगा कि राजू किसी से कम नहीं। गोपाल अपने ग्राहकों से घिरा हुआ था। तभी सड़क के दूसरी तरफ हलचल होती है। गोपाल बाहर आता है और देखता है कि राजू ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक और बड़ा बोर्ड लगवा दिया है। मछली में कांटे ही कांटे, असली स्वाद तंदूरी चिकन में है। अच्छा खेला राजू, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। दूसरी तरफ राजू भी गोपाल को घूरता है। दोनों के बीच अब जंग का माहौल बन चुका था। गोपाल अपने रेस्टोरेंट में बैठा था। तभी उसका सबसे वफादार कर्मचारी रमेश अंदर आता है। मालिक, मैंने वो पता कर लिया जो आप जानना चाहते थे। क्या पता कर लिया? राजू अपने तंदूरी चिकन में जो मसाले डालता है वो कुछ खास होते हैं। अगर हमें वो सीक्रेट रेसिपी मिल जाए तो हम भी तंदूरी मछली बनाकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। बढ़िया, लेकिन वो मसाले कैसे लाएंगे? मैंने सोचा है कि मैं राजू के रेस्टोरेंट में ग्राहक बनकर जाऊंगा और किचन में घुसने की कोशिश करूंगा। एक बार अंदर चला गया ना तो मसालों का राज भी खुल जाएगा। शाबाश रमेश, तुमने अगर ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उसे पूरा यकीन था कि अब वो राजू को मात दे देगा। राजू अपने किचन में मीट काट रहा था। तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ अंदर आता है। मालिक, बाहर एक अजीब बात हो रही है। अब क्या हुआ? देखिए अखबार में क्या छपा है। समुद्री स्वाद के मालिक गोपाल का दावा, चिकन सेहत के लिए नुकसानदायक। मीरा ये सब देखकर परेशान हो जाती है। राजू, मैं कह रही थी ना कि ये जंग गलत रास्ते पर जा रही है। अब कोई सही गलत नहीं बचा मीरा, अब ये जंग हमें जीतनी ही होगी। लेकिन अगर हम भी यही गलतियां करें जो गोपाल कर रहा है तो फिर फर्क क्या रहेगा? मीरा, अगर तुम्हें मेरे तरीके पसंद नहीं तो तुम इसमें मत पड़ो। मीरा चुप हो जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि इस जंग में कुछ और भी हो रहा है, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं है। रात का समय था। गोपाल अपने रेस्टोरेंट में बैठा अपने ग्राहक कम होने की शिकायत कर रहा था। तभी एक रहस्यमयी शख्स अंदर आता है। ये वो चालाक आदमी था जो दोनों रेस्टोरेंट की दुश्मनी का फायदा उठाने आया था। गोपाल जी, लगता है कि आपके रेस्टोरेंट की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे बहुत कुछ है साहब, क्योंकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और साथ ही राजू को भी बर्बाद कर सकता हूँ। कैसे?
अगर आप चाहें तो राजू के मसाले में ऐसी चीज मिला सकते हैं जिससे लोग बीमार पड़ जाएं। और जब लोगों को लगेगा कि उसका खाना खराब है तो वो आपके पास ही आएंगे। गोपाल ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ मीरा को पहले से ही इस रहस्यमयी आदमी पर शक था। वो इसे दूर से देख रही थी। वो तय करती है कि इस बारे में कुछ और पता लगाएगी। सुबह होते ही राजू अपने रेस्टोरेंट में बड़ा पोस्टर लगवाता है। समुद्री स्वाद में मिलावटी मछली बेची जा रही है। ये देखकर गोपाल आग बबूला हो जाता है। अब तो हद हो गई, मैं इसे आज खत्म करके ही दम लूंगा। बस कीजिए गोपाल, ये जंग दोनों की ही बर्बादी कर देगी। राजू, हमें ये सब बंद करना होगा। ये खेल खतरनाक हो रहा है। जब तक गोपाल सुधरेगा नहीं, मैं भी नहीं सुधरूंगा। मीरा और सुमन दोनों चिंतित थी। वो देख रही थी कि उनके पतियों की दुश्मनी अब बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी। दोनों के रेस्टोरेंट के बाहर अफवाहें और झूठे प्रचार के कारण ग्राहकों की संख्या घटने लगी थी। मीरा और सुमन दोनों पार्क में बैठी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पता नहीं ये लड़ाई कब खत्म होगी। गोपाल दिन रात बस यही सोचता है कि राजू को कैसे हराया जाए। राजू भी यही कर रहा है। मुझे तो ये भी लगने लगा कि कोई दोनों को भड़का रहा है। क्या मतलब? उस रवि पर मुझे शक है। जब से वो आया है, दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसका पता लगाना होगा। मीरा और सुमन छुपकर रवि का पीछा करती है। वो देखती है कि वो रमेश के साथ गुप्त रूप से मिल रहा था। सुनने की कोशिश करती है। देखो रमेश, हम दोनों का काम बस यही था कि दोनों के बीच जंग इतनी बढ़ जाए कि दोनों के रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर आ जाएं। और मैंने दोनों की दुश्मनी में आग लगाने का काम किया है। सही किया। जब दोनों रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे तो हम दोनों के मालिक को इस जगह पर अपना नया होटल खोलने का मौका मिलेगा। मीरा और सुमन ये सुनकर चौंक जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि रवि और रमेश एक बिजनेस टाइकून के लिए काम कर रहे थे, जो इस इलाके में अपना बड़ा होटल खोलना चाहता था। यानी ये लड़ाई किसी और के फायदे के लिए थी और हम सब उसकी चालों में फंस गए। हमें इसे रोकना होगा। अगली सुबह मीरा और सुमन अपने अपने पतियों को समझाने की कोशिश करती है। पहले तो राजू और गोपाल झगड़ने लगते हैं, लेकिन फिर मीरा बीच में बोल पड़ती है। बस बहुत हो गया। अगर तुम लोग हमारी बात नहीं सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। क्या मतलब? मतलब ये है कि रवि और रमेश ने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है। मीरा और सुमन उन्हें रवि और रमेश की सच्चाई बताती हैं। दोनों ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब हमारी लड़ाई का असली फायदा किसी और को हो रहा था और हम इतनी नफरत में अंधे हो गए थे कि ये देख ही नहीं पाए। राजू और गोपाल मीरा और सुमन के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं। ये रवि और रमेश को बुलाते हैं और उसे लगता है कि उसकी साजिश कामयाब हो रही थी, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। तुम्हारी सारी सच्चाई हमारे सामने है। अब दोनों सीधे जेल जाओगे। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जाती है। रवि और रमेश के पकड़े जाने के बाद गोपाल और राजू एक दूसरे को देखते हैं। अब और लड़ाई नहीं, हम दोनों अपने अपने रेस्टोरेंट चलाएंगे, लेकिन इज्जत और मेहनत से। बिल्कुल, कोई भी नफरत से नहीं जीत सकता। असली जीत स्वाद और मेहनत की होती है। सुमन और मीरा राहत की सांस लेती हैं। दोनों रेस्टोरेंट में फिर से रौनक लौटने लगती है और ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अब दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी तो हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ। ये कहानी है राजस्थान के पिंटू की। वो स्वभाव से सीधा साधा, गरीब मगर ईमानदार था।
पिंटू की सबसे खास बात ये थी कि वो शाकाहारी होने के बावजूद भी चिकन के कई अलग अलग स्वादिष्ट प्रकार बना लेता था। अरे कैसे हो पिंटू जी? बस सब बढ़िया भाभी, आप कैसी हैं? कुछ नहीं जी, चल ही रहा है। वैसे आज रात हमारे टीटू का बर्थडे है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हमारी तरफ से टिल्लू को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा भाभी। हाँ हाँ जरूर। और हाँ, याद से आपके हाथों का नाचा काजू वाला दम चिकन शाम तक भेज देना घर पे। आज बहुत मेहमान आने वाले हैं, तो उन्हें आपके हाथ का बना चिकन जरूर खिलाना है। जी जरूर, आप निश्चिंत रहिए, शाम के टाइम पर चिकन आपके घर पहुंच जाएगा। तो कुछ ऐसी थी पिंटू की जिंदगी। वो अपनी बातों और हाथों से बने खाने से सबका दिल जीत लेता। इसी वजह से होटल का मालिक भी उस पर फिदा था। आपको खाना अच्छा लगा है, ये जानकर खुशी हुई। फिर जरूर आइएगा। अरे वाह पिंटू, तुम्हारा तो जवाब नहीं। पता नहीं तुम ग्राहकों पर ऐसा क्या जादू कर देते हो कि हर कोई खुश होकर जाता है और बार बार आता है। जी, ये सब ऊपर वाले की कृपा है सेठ जी। अरे ये तुम्हारा बड़प्पन है पिंटू। तुम्हारे आने के बाद तो मेरी आमदनी 2 गुनी हो चुकी है और आगे और बढ़ेगी। जी जरूर। खैर, तुम ऐसे ही अपने काम पर ध्यान देना। ग्राहकों की पसंद नापसंद का ख्याल रखना। ग्राहक हमारे भगवान होते हैं, उन्हें नाराज मत होने देना, समझे? जी सेठ जी। पिंटू के काम की वजह से न केवल उसका नाम बल्कि होटल का नाम भी आसपास के गांवों में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से सिर्फ पिंटू के हाथ का चिकन खाने आते और तृप्त मन से लौटते। किंतु दूसरों की पसंद नापसंद का ध्यान रखने वाला पिंटू अक्सर मन ही मन उदास रहा करता था, और इसके पीछे की वजह थी उसकी पुरानी जमीन। माँ, आज मैं जो भी कर रहा हूँ उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुमने जो बातें सिखाई उनमें से एक भी बात मैं भूला नहीं हूँ, और ना ही मैं ये भूला हूँ कि हमारी खेत और जमीन गांव के व्यापारी के पास गिरवी रखी है। कितना बदनसीब हूँ मैं। ना तो तुम्हारा इलाज सही से करा पाया और ना ही तुम्हारी आखिरी निशानी को संभाल पाया। लेकिन तुम चिंता मत करना माँ, आज नहीं तो कल मैं वो जमीन वापस लेकर रहूंगा। अपनी माँ की आखिरी निशानी को वापस पाने के लिए पिंटू दिन रात मेहनत करता, लेकिन पिंटू को क्या पता था कि अब उसकी मेहनत का असली फल मिलने ही वाला है। अरे पिंटू, जरा सुनना। जी कहिए सेठ जी। हमारे पड़ोस के गांव में एक बड़ी विज्ञान प्रदर्शनी है जिसमें बाहर गांव से लोग आने वाले हैं। क्या बाहर के गांवों से? हाँ, और उन्होंने हमसे चिकन की स्पेशल डिश बनवाकर मंगवाई है। बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं सेठ जी, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा ये तो मुझे भी पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेहमान बाहर से हैं और उन्हें ज्यादा तीखा पसंद नहीं आता, तो उस हिसाब से कुछ नया, मजेदार और कम तीखा बनाना होगा। ओह, तीखा कम होना चाहिए। ठीक है सेठ जी, हो जाएगा। वैसे ये प्रदर्शनी है कब? कल। तुम एक काम करो, घर जाकर आराम से सोचो कि क्या नया बना सकते हो, फिर हम उसे वहाँ भेज देंगे। जी जरूर। सेठ की बात सुनकर पिंटू बहुत उत्साहित हुआ। उसे कई दिनों से कुछ नया और हट कर करने का मौका नहीं मिला था, और अब विज्ञान मेले के बहाने उसे वही मौका मिला था। अगले दिन पिंटू जरूरी सामान लेने बाजार गया। पिंटू बाजार में अपने सामान में व्यस्त ही था कि उसकी नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ी। अरे ये क्या, कद्दू? क्यों ना मैं कुछ नया इसी के साथ बना लूं? बाजार में पड़े बड़े बड़े कद्दू देखकर पिंटू के मन में पम्पकिन चिकन बनाने का विचार आया, और वो कद्दू लेकर घर की ओर चल पड़ा। लो भाई, घर तो आखिर पहुंच ही गए। कितनी गर्मी है बाहर। खैर छोड़ो, तो चलो पिंटू, आज कुछ नया बनाते हैं। पिंटू कद्दू और चिकन तो लाया था, मगर थोड़ा डरा हुआ भी था, कहीं ये एक्सपेरिमेंट खराब ना हो जाए। लेकिन उसने हार नहीं मानी और दिल लगाकर काम में लग गया। उफ, डर लग रहा है। हे भगवान, इस बार कुछ अच्छा ही बन जाए इन हाथों से। पहले चिकन को अच्छे से धोया, फिर अपने खास मसालों का जादू उस पर चलाया। लो, चिकन में गरम मसाला, नमक, हल्दी, आलू सब अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब बारी है कद्दू की। उसने झट से थैली से कद्दू निकाला
धोकर उसका जूस निकाल दिया। अब चिकन को बड़ी कढ़ाई में तेल, लाल मिर्च और मसालों के साथ भून दिया और उसमें कद्दू का जूस मिलाकर ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। चलो, ये रख दी मैंने थाली कढ़ाई पर, गैस धीमी आंच पर, और अब बारी है भात की। उसने जल्दी से भात पका लिया और कद्दू के रस में पका चिकन मिलाकर उसे दम पर रख दिया जैसे बिरयानी हो। और बस कुछ ही देर में पिंटू का पम्पकिन चिकन और खास भात तैयार हो गया। चलो, आखिर मैंने कर दिखाया। सेठ जी। अरे पिंटू, ये इतनी बड़ी कढ़ाई लेकर कहाँ से आ रहे हो? घर से सेठ जी। पड़ोसी गांव के प्रदर्शनी के लिए मेरा स्पेशल पम्पकिन चिकन तैयार है। क्या? पम्पकिन चिकन? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं अभी इसे पड़ोसी गांव में भेज देता हूँ। सेठ के कहने पर पिंटू ने कढ़ाई उन्हें दे दी और फिर अपने रोज के काम में लग गया। सेठ जी सही समय पर प्रदर्शनी में पहुंच गए। जब सभी खाने के लिए बैठ गए तो पिंटू का स्पेशल पम्पकिन चिकन सबको परोसा गया। तभी ओह माय गॉड, ये किसने बनाया है? क्या हुआ साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? बताता हूँ। पहले ये बताओ कि पम्पकिन चिकन किसने बनाया? जी, मेरे होटल में एक आदमी काम करता है, बहुत अच्छा खाना बनाता है। उसी ने नई डिश बनाई है। क्या हुआ साहब, कुछ ठीक नहीं लगा क्या? ना, खाना बहुत ही जबरदस्त है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चिकन कभी नहीं खाया, इसलिए मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम देना चाहता हूँ। ये लो, 1 लाख का चेक। क्या 1 लाख? बाहर से आए उस अंग्रेज साहब की ये बात सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जरा भी वक्त बर्बाद किए बिना गांव वापस जाकर चेक पिंटू को सौंप दिया। पिंटू! अरे सेठ जी, आराम से। आप तो भागते हुए आ रहे हैं, क्या हो गया? अरे भागू नहीं तो क्या करूं? लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई। क्या? 1 लाख? हाँ पिंटू, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। हाँ सेठ जी, अब मैं आज ही उस व्यापारी का सारा ब्याज चुका सकता हूँ और फिर बाद में गिरवी रखी जमीन भी वापस ले सकता हूँ। अब एक काम करो, एक अच्छा सा होटल खोलो, फिर तुम और आगे बढ़ो। सेठ जी के मुंह से नई शुरुआत की बात सुनकर पिंटू की आंखों में आंसू आ गए। सेठ ने हमेशा ही पिंटू की मदद की थी और इतना सब कुछ होने के बाद भी वे पिंटू को अपने साथ बांध कर रखने के बजाय उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। आखिरकार पिंटू ने वो पैसे लिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। सीख, जो सच्चे मन से काम करता है, मेहनत करता है, वो एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। पिंटू ने सादगी, मेहनत और नए प्रयोगों से अपना नाम बना लिया और पम्पकिन चिकन ने उसकी किस्मत बदल दी। डमडमपुर नाम का गांव था। गांव में मोती रहता था। मोती को गांव के लोग मिसाइल मैन कहते थे, क्योंकि मोती एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो सूरज पर पहुंचे। दिन रात काम करके मोती ने रॉकेट का डिजाइन तैयार किया और इसरो को ईमेल किया। कुछ दिन बीत गए। इसरो के अधिकारी मोती से मिलने कार से डमडमपुर आए। ए बच्चे, मोतीलाल शास्त्री का घर कहाँ है? कौन मोतीलाल शास्त्री? अरे वो जो गांव में बैठकर रॉकेट उड़ाने के सपने देख रहा है। अपना मिसाइल मैन? अरे वो मिर्ची के खेत में है, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। बच्चा कार में बैठ गया और अधिकारियों को रास्ता दिखाते दिखाते मोती के खेत ले आया। वो देखो, मिर्ची लगा रहा है। अधिकारियों ने देखा एक किसान मिर्ची के पौधे लगा रहा है। ये देखकर अधिकारी हंसने लगे। ये रॉकेट बनाएगा? इसने दिवाली का रॉकेट भी नहीं उड़ाया होगा जिंदगी में। आप मिसाइल मैन को नहीं जानते, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। ठीक है, तुम जाओ, हम मिल लेंगे। बच्चा निकल गया और अधिकारी मोती से मिले। तुम ही हो मोती, जिसने रॉकेट का डिजाइन भेजा था और टेक्निकल सपोर्ट मांगा था? हाँ सर, मैं ही हूँ। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्यों सर, क्या हुआ? डिजाइन में गड़बड़ है क्या? डिजाइन ठीक था, लेकिन तुम्हारा हुलिया और बैकग्राउंड देखकर हम पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। सर, डिजाइन में खराबी हुई तो बेशक मना कीजिए, लेकिन बैकग्राउंड देखकर गलत अंदाजा न लगाइए।
मेरा बैकग्राउंड आपसे अच्छा है। दादा परदादा से लेकर बाप तक सब ज्योतिष शास्त्री थे हमारे घर में। ओ वही ना, राहु केतु एंड ऑल माय फुट नॉनसेंस। ये सुनकर मोती गुस्सा हो गया और बोला, दफा हो जाइए यहाँ से, नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। रॉकेट कैसे बनाना है मैं देख लूंगा। तुमसे इसी बर्ताव की उम्मीद थी। गुड बाय। अधिकारी निकल गए और मोती हताश होकर रोने लगा। एक ही ख्वाब देखा था जिंदगी में, सूरज पर रॉकेट उड़ाने का, लेकिन ये शहरी अंग्रेज वो भी छीन कर ले गए। कुछ दिन बीत गए। मोती के मिर्ची के पौधे बड़े हो गए और देखते देखते मिर्चियाँ आनी शुरू हो गयी। एक दिन मोती खेत में आया और उसने देखा एक पौधे से एक विशाल और लंबी मिर्ची निकली थी। मिर्ची देखकर मोती हैरान हो गया। मैंने फार्मूला 10 इस्तेमाल किया था। फार्मूला 1 इस्तेमाल करता तो ऐसे मिर्ची के चांसेस थे, लेकिन फार्मूला 1 बनाना नामुमकिन है। फिर इतनी बड़ी मिर्ची कैसे आई? शायद कुदरत का कोई करिश्मा हो। मोती विशाल मिर्ची का अवलोकन करने लगा और अचानक उसे महसूस हुआ कि मिर्ची रॉकेट की तरह दिखती है। मिर्ची रॉकेट की तरह ही दिख रही है। मिर्ची प्रकृति में गर्म होती है, उष्णता सह भी सकती है और निर्माण भी कर सकती है। अगर मैं इस मिर्ची से रॉकेट बना दूं, तो ये वातावरण चीरकर सूरज तक पहुंचेगी और सूरज की उष्णता भी सह सकेगी। ये ख्याल आते ही मोती उत्साहित हो उठा। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। एक रास्ता बंद होता है तो अपने आप दूसरा खुल भी जाता है। अब ना तो मुझे किसी के टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता है और ना ही हाई क्वालिटी मटेरियल की। डिजाइन भी मेरा और रॉकेट भी मेरा। मोती ने क्रेन बुलवाई और विशाल मिर्ची को उठाकर अपने गोडाउन के सामने ले आया। मिर्ची को देखकर गांव वालों की भीड़ दंग रह गई। मोती दिन रात मिर्ची पर काम करता गया। मिर्ची में उसने एक ऐसी यंत्रणा फिट करवा दी कि सूरज की पल पल की खबर नीचे धरती पर पहुंचे। सूरज सलामत तो धरती सलामत। मेरा मिर्ची रॉकेट धरती के सलामती खातिर पहरा देगा। मोती ने मिर्ची में गोला बारूद भर दिया और मिर्ची रॉकेट आसमान छेदने को रेडी हुआ। फिर क्या, मोती ने सही दिन देखकर रॉकेट उड़ाने का फैसला लिया और जल्द ही उस दिन का सूरज चमक उठा। गोडाउन के सामने रॉकेट तैयार था। मोती गोडाउन से रॉकेट कंट्रोल करने लगा और सारा गांव नजारा देखने लगा। मोती ने ईश्वर का स्मरण करके बटन दबाया और मिर्ची से धुआं निकलने लगा। मिर्ची के धुएं से सारे गांव वाले और मोती भी परेशान हो गया। वो सब लोग जोर जोर से खांसने लगे और इधर उधर भागने लगे, लेकिन मोती नहीं भाग सका क्योंकि रॉकेट उड़ना अभी भी बाकी था। इतनी देर हुई सिग्नल देकर ये उड़ क्यों नहीं रहा? मोती परेशान हो गया। मिर्ची से ज्यादा धुआं निकलने लगा और खांस खांस कर सारा गांव हैरान हो गया। तीखे धुएं से मोती के नाक कान मुंह से खून बहने लगा। फिर भी वो डटा रहा और अपना काम करता रहा। मिर्ची ने सारा तीखा धुआं बाहर छोड़ दिया और कमाल हो गया। मोती को बारूद की महक आई और देखते देखते मिर्ची रॉकेट ने आसमान में तेजी से उड़ान भरी। मिर्ची रॉकेट धरती का वातावरण चीरकर आसमान की गहराई में गायब हो गया। रॉकेट ने आसमान में सुरंग बनाई थी। मोती काफी देर सुरंग देखता रहा। कमाल का रॉकेट था। आसमान तीखा ना हो इसलिए अपना सारा तीखापन यहीं छोड़ गया। और हम इंसान जितनी ऊंचाइयां छूते हैं उतने ही तीखे बन जाते हैं। मुझे यकीन है ये रॉकेट मुझे निराश नहीं करेगा। इस प्रकार मिर्ची रॉकेट जाते जाते इंसानों को सीख और हर हाल में उड़ान भरने का हौसला दे गया। लाला नाम का एक किसान था। उसे लोगों के सामने अपने ज्ञान का चर्चा करना बहुत पसंद था। वो मानता था कि गांव का सबसे ज्ञानी किसान वही है। मैं तो कब से कह रहा हूँ आम की खेती करो। सारे के सारे गांव वाले बुद्धू हो तुम सब के सब। हाँ हाँ, कहाँ आप गांव वालों के पास आपकी जैसी बुद्धि और अनुभव है, तो आज आने वाले वैज्ञानिक तो सबसे पहले आपके पास ही आ रहे होंगे, है ना? हाँ, कौन से वैज्ञानिक? आपको नहीं मालूम?
कुछ वैज्ञानिक आ रहे हैं शहर से गांव की मिट्टी को जांच करने। ओ हाँ हाँ हाँ, पता है, जरूर पता है, मुझे ही तो बोला है उन्होंने गांव दिखाने को। हाँ वही तो हम सोचे कि आपसे बेहतर और कौन होगा उनके लिए भला। लाला को वैज्ञानिक के बारे में पता तो नहीं था, पर अब पता चल गया तो ये मौका कैसे गवा देता। वो गांव के प्रवेश में खड़ा हो जाता है। जैसे ही वैज्ञानिक गांव के अंदर आते हैं, लाला उनके पीछे पड़ जाता है। वेलकम सर, मैं लाला, इस गांव का स्मार्ट किसान। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं सर, हम अपना काम खुद कर लेंगे। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं कोई ऐसा वैसा किसान नहीं हूँ। मुझे खेती और मिट्टी के बारे में सब कुछ पता है, आप पूछ के तो देखिए। लाला दिन भर वैज्ञानिकों के पीछे पड़ा रहा। कभी उनका सूट छूता तो कभी उनके उपकरण, कभी अजीब सवाल पूछता तो कभी उन्हें बिन पूछे गांव के बारे में जानकारी देने लग जाता। यार ये कौन सी मुसीबत पल्ले पड़ गई है, इसको भगाओ कोई। I swear to God, इसने अपना ज्ञान देना बंद नहीं किया तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। सर ये बोतल में क्या है? दोनों वैज्ञानिक लाला के हाथ का बोतल देख के गुस्से से लाल हो जाते हैं। उसे वापस रखो अभी के अभी। तुम इसे हमारे परमिशन के बिना बिल्कुल नहीं छू सकते। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। बहुत सह लिया तुम्हारा ड्रामा, चले जाओ यहाँ से। ये बोतल हमारी कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी है। लाला डांट सुन के पहले शर्मिंदा होता है, फिर उसे गुस्सा आता है और बदला लेने के लिए वो छोटी सी बोतल जो उसने उठाई थी वो अपने साथ ले जाता है। लाला गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। क्या समझता है वो वैज्ञानिक अपने आप को? इतनी छोटी सी बोतल के लिए इतना कुछ सुना दिया। लाला अपनी जेब से बोतल निकाल के उस पे लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश करता है। जायंट हाइब्रिड जेल। ओ, ये शायद हाइब्रिड फलों के लिए इस्तेमाल होता होगा। ये मामूली चीज के लिए कितना सुना दिया उसने मुझे। बुड़बक हैं वो सारे वैज्ञानिक। तभी रास्ते में विकास और राजू मिलते हैं। क्यों लाला भैया, कैसा रहा वैज्ञानिकों के साथ आपका दिन? बहुत बढ़िया। देखो, उन्होंने मुझे मेरी मदद की शुक्रिया अदा करने के लिए ये खेती की दवाई दी है। क्या है इस दवाई में? हाइब्रिड फलों की दवाई है। इसका नतीजा कुछ दिनों में तुम्हें खुद दिख जाएगा। लाला रात को सोते वक्त दवाई अपने आम के पेड़ पे छिड़क के सो जाता है और दूसरी सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसकी खिड़की के बाहर सब पीला दिखता है। दरवाजा खोलते ही लाला का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। उसके सारे आमों के पेड़ की डालियां एकजुट हो गई थी और उनमें से निकला था एक विशाल आम का फल। लाला के घर से भी बड़ा आम, वो आम का फल गांव के किसी भी कोने से दिखाई दे रहा था। जल्दी ही गांव वालों की भीड़ लग गई। लाला भैया, ये तो हाइब्रिड का भी बाप लग रहा है। क्या ये वैज्ञानिक के दिए गए दवाई का नतीजा है? लाला खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सारे गांव वालों को पता चला कि लाला को वैज्ञानिकों ने एक जादुई दवाई दी है। गांव में लाला के चर्चे फैल गए। हाँ हाँ, आओ आओ, मैं ही हूँ वो मशहूर लाला जिसको वैज्ञानिक ने खास एक दवाई ट्राई करने को दी थी। लाला भैया, आपको तो मानना पड़ेगा, आप तो सच में उतने ही सक्षम निकले जितना आप कहते थे। घर के आगे गांव वालों की लाइन लग गई होगी जादुई विशाल आम का टुकड़ा चखने के लिए। हाँ हाँ, सबको मिलेगा विशाल आम का टुकड़ा। एक टुकड़ा 100 रुपए का है। गांव वाले लाइन लगाकर लाला को 100 रुपए दे रहे थे आम खाने के लिए। जल्दी ही लाला के ऊपर पैसों की बारिश हो रही थी। 3 दिन में 3 लाख कमा लिए मैंने। गांव वाले कुछ दिनों के बाद पैसा देना बंद कर देंगे।
अब आसपास के गांव और शहर से लोगों को यहाँ लाना पड़ेगा। महीने भर के अंदर लाला पैसों के समंदर में तैर रहा था। हर सुबह लाला के घर के आगे लोगों की लाइन लगी होती थी। आसपास के गांव, शहर और दूर दराज से भी लोग उसका जादुई विशाल आम खाने आ रहे थे। आजकल लोगों की भीड़ थोड़ी कम लग रही है ना राजू? लाला भैया बुरा न मानो, पर ये विशाल आम का बिजनेस थोड़ा पुराना सा हो गया है। तब तक लोग वही आम खाते रहेंगे, सोचो। और 100 रुपए एक टुकड़े के लिए, महंगाई भी तो देखो। अब आप गांव वालों को आम खिलाना भूल जाइए और अपने जादुई आम का कोई और इस्तेमाल ढूंढिए। लाला भी सोच में पड़ जाता है कि वो इतने बड़े बड़े आमों का क्या करेगा। हर सुबह उसके खेत में एक नया विशाल आम आ जाता था। लोग आम खा नहीं रहे थे तो अब 3-4 विशाल आम सड़ने लग गए थे। उफ, ये विशाल आम जितने बड़े हैं उतनी ही भयंकर इनकी सड़ने की बदबू है। इनका कुछ तो करना पड़ेगा। हफ्ते भर में बहुत सारे सड़े हुए आम इकट्ठा हो गए थे और अब जो हुआ उसने लाला के होश उड़ा दिए। लाला भैया चलो चलो जल्दी चलो, तुम्हारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। क्या क्या हुआ मेरे खेतों को? जितने विशाल आम उतने विशाल कीड़े, हाथी जैसे बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं आम से। लाला भागता हुआ अपने खेत की तरफ जाता है। उसके विशाल आम के अंदर से विशाल कीड़े निकल रहे थे और वो अपने रास्ते में जो भी आ रहा था उसे खा रहे थे। लाला और उसके आसपास के सभी किसानों के खेत खा लिए थे उन विशालकाय कीड़ों ने। यहाँ तक कि उसका घर भी आधा खा लिया था। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि हाइब्रिड फल में हाइब्रिड कीड़े भी लगते हैं। अब मैं क्या करूं? इन कीड़ों का कोई मुकाबला नहीं है। अरे भैया उन वैज्ञानिकों को बुलाइए ना। हाँ, उन्होंने दवाई दी है तो उनके पास कीड़ों का इलाज भी होगा ना। लाला रोते हुए वैज्ञानिकों को कॉल करता है और उधर से वैज्ञानिक भागते हुए गांव पहुंचते हैं। बोला था ये कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी है, पर अपनी चपर चपर बंद नहीं करनी थी तुम्हें। अब भुगतो। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मेरी मदद कर दो, मेरे खेत बचा लो साहब। तुम्हारे खेत को कोई नहीं बचा सकता, पर हम कोशिश करेंगे इन कीड़ों को मार डालने की। वैज्ञानिक अपने साथ लैब से बहुत सारे लोग और उपकरण लेके आते हैं और धीरे धीरे एक एक कीड़े और आम को खत्म कर देते हैं। लाला अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से अपना खेत, घर और गांव वालों की नजरों में सारी इज्जत खो बैठता है। अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियाँ के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई मुझे एक तंदूर पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथों की तंदूर का जवाब ही नहीं अब्दुल मियाँ। मैंने कई होटल्स की तंदूरी खाई है, पर आपके हाथों में जो बात है वो तो कहीं और है ही नहीं। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था। सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन सुल्तान मियाँ के बेटे अफजल ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब। काफी ग्राहक अब्दुल मियाँ की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में पक रही खुराफाती ख्यालों से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई और खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको दूसरे खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा। वो क्या है कि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं, इसलिए। जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छे से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा।
कुछ ही दिनों में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियाँ। अब्दुल ने अच्छे मन से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया, पर अफजल बहुत ही शातिर था। उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून था, इसीलिए उसने एक नए पोल्ट्री वाले से सौदा कर लिया। ये पोल्ट्री वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहाँ आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बा। मैंने सुना है तूने पोल्ट्री वाला बदल दिया है। हाँ अब्बा, ये नया पोल्ट्री वाला हमें कम दामों पे मुर्गी दे रहा है। अच्छा, पर वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियाँ पहले से मरी हुई हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह ना करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा, हर होटल वाले यही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक हो। अच्छा हो या बुरा हो, वो तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहिब वहाँ से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए चला गया। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, पर अफजल मियाँ मेरी बात सुनेंगे नहीं। बेहतरी इसी में है कि मैं ये काम ही छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि वो सुल्तान होटल में खानसामे का काम छोड़ देगा। अगली सुबह वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा। इतना पक्का है अब्दुल मियाँ? मुझे मंजूर है, मैं बिना काम करके रह लूंगा, पर बेईमानी में भागीदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये बोलकर वहाँ से चला गया। उसने कई होटलों में नौकरी की तलाश की, पर उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक दिन वो दोस्त मुस्तफा की साइकिल शॉप पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन बोल रहा है कुछ और काम करो? मैं तो ये बोल रहा था कि तुम अपना तंदूरी का काउंटर खुद ही खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तंदूर बहुत महंगा होता है, ऊपर से होटल भी चाहिए ना, फिर उसका भाड़ा, इतना सब कहाँ से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मसलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने 2 पुरानी साइकिल रिम्स ली और उनमें छेद करके सलाइयां डाली। ले, तैयार है। ये क्या? समझाता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी की लकड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब उसके नीचे तू जलते हुए कोयले रख और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुझे ये कैसे सूझा? बस शायद तेरी मदद करनी थी, इसलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले दिन से मुस्तफा ने हाथ गाड़ी पे तंदूरी बेचना शुरू कर दिया। मुस्तफा तंदूरी बनाने में उस्ताद था। क्योंकि उसका होटल नहीं था, इसीलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। मुस्तफा के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा हुआ और मरी हुई मुर्गी बेचने की वजह से होटल को सील कर दिया गया और अफजल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का नियम है, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है। इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। पड़ोस की पिंकी नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन आपने तो मुझको अभी तक एक भी नई साड़ी नहीं दिलवाई। अरे जितना कमाता हूँ उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। घर का खर्चा तुम ही तो चलाती हो।
हाँ ठीक है, आप मुझे कमाई लाकर देते हैं, पर ये तो देखिए कि लाकर कितना देते हैं। उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर हो पाता है। इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, पर वही सूखी रोटी खाने को मिलती है। अरे अब मैं करूं भी तो क्या करूं? जितनी कमाई हो सकती है उतना कमा लेता हूं। ढाबे पर ही तो काम करता हूं। मालिक जितना देता है उतना तुम्हें लाकर दे देता हूं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, पर आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते। आपको वही ढाबा मिला है क्या काम करने के लिए? अरे तुम अपने काम से काम रखो, मैं काम कर रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा। सीमा की शादी को कुछ समय बीत गया था। रामू उसको सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, इसलिए सीमा हमेशा चिड़चिड़ी रहा करती थी। और ऊपर से उसके पड़ोस में जब कोई नई चीज खरीद लेता तो उसके मन में उससे घृणा पैदा हो जाती और वो सारी घृणा अपने पति रामू पर आकर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, रामू अपने ढाबे पर काम कर रहा था। क्या रे, इतनी देर से टेबल नंबर 24 का ग्राहक पुकार रहा है, ध्यान कहाँ रहता रे तेरा? सुनाई नहीं दिया, मैं अपने काम में मशगूल था। अरे आजकल तेरा ध्यान ना जाने कहाँ रहता है, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। मतलब? एक काम कर, तू अपना ना हिसाब कर ले और कहीं और जाकर काम देख ले। लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भला? अरे दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी का भाई यानी मेरा साला गांव से आया है, उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मेरे काम में हाथ बटाना चाहता है। अब 2-2 कारीगरों को तो मैं रख नहीं सकता, इसलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। मालिक आप तो जानते हैं मैं तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बनाता हूँ और साथ में मिसल भी। अरे मैं जानता हूँ, मिसल की वजह से ही मेरे यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, परंतु अपने साले को भी मना नहीं कर सकता ना। तू तो जानता ही है कि साले को मना करना आफत मोल लेना है। अगर मैंने उसको मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देगी, इसलिए तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा बेटा। अब चाहे लाभ हो या घाटा, ये मुझे करना ही होगा। रामू वहाँ से मुंह लटका कर चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम करे तो क्या करे। करूं तो क्या करूं? सीमा तो वैसे ही मुझसे लड़ती रहती है, घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते। अब अगर उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो जाने वो क्या कहेगी। रामू वहाँ से उदास होकर निकल रहा होता है, तभी उसको उसका बहुत पुराना दोस्त अमित मिलता है। अरे अमित, तू यहाँ? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है, पर वो इस गांव से दूर है। तू बता, मैं उदास होकर कहाँ जा रहा है? इतने समय बाद मिला है, फिर भी ऐसी दशा में। रामू उसको सारी बात बता देता है। देख यार, मेरे पास एक तंदूर रखा हुआ है जो किसी काम का नहीं है और मुझे काम के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है। तो एक काम हो सकता है, तू मेरा तंदूर ले ले और अपना एक नया काम शुरू कर ले। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर मुझे तंदूर मिल जाए तो मैं मिसल पाव बनाकर बेच सकूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे तंदूर देता हूँ। रामू अमित का तंदूर ले आता है और सीमा को सारी बात बताता है। सीमा भी इस बात पर बहुत दुखी होती है कि उसकी नौकरी चली गई, पर अब वो बात समझकर रामू से कहती है, चिंता वाली बात तो है कि आपकी नौकरी चली गई, परंतु अच्छी बात ये है कि हमें तंदूर मिल गया। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। अरे अच्छा हुआ तुमने पैसे बचा कर रखे, आज यही पैसे हमारे काम आएंगे। मैं इन पैसों से मिसल बनाने का सामान लेकर आता हूँ। रामू उन पैसों से मिसल का सामान ले आता है, फिर वो मिसल बनाता है और बाजार में अपना एक ठेला लगाता है, परंतु उसका एक भी मिसल पाव नहीं बिकता, जिसकी वजह से वो बेहद निराश हो जाता है। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी लोगों को आपके हाथों के हुनर का अंदाजा ही नहीं है ना। जिस दिन वो लोग इसका स्वाद चखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा मिसल पाव बनाते हैं। धीरे धीरे रामू के ठेले पर लोग आने लगते हैं और उनको तंदूरी मिसल पाव बेहद पसंद आता है। ये देखकर रामू और सीमा बहुत खुश हो जाते हैं। सीमा, तुमने सही कहा था, मैं अगर उस ढाबे पर रहता तो मैं कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाता और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। मैं यूं ही आपसे थोड़ी ही लड़ती थी, मैं चाहती थी कि आप तरक्की करें, और देखिए आज हर कोई आपके हाथ की तंदूरी मिसल पाव खा रहा है।
मैंने ये काम एक ठेले से शुरू किया था और आज मेरे पास एक पक्की दुकान है और उस पर भी भीड़ लगी रहती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। रामू दिन पर दिन तरक्की किए जा रहा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया जो देखने में सेठ लग रहा था। अरे भाई, सुना है तुम मिसल पाव बहुत ही अच्छे बनाते हो, क्या डालते हो उसमें? बस अपना प्यार डालता हूँ, वही सबको पसंद आता है। इस प्यार की हमें भी जरूरत है। मैं समझा नहीं। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना तंदूरी मिसल पाव मेरी बेटी की शादी में बनाओ। क्योंकि लड़के वाले बहुत दूर से शादी करने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी शिकायत करने का मौका मिले। मैं भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन कर अपनी बेटी की शादी में रखवाना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी बेटी की शादी में अपना तंदूरी मिसल पाव जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारे भारत की शान का सवाल है। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि बाहर देश के लोग हमारे देश में खाना खाने आए और हमारे सभी व्यंजनों को पसंद करें। अरे इसीलिए तो मैं देश के कोने कोने से चुनकर व्यंजनों की भरमार करना चाहता हूँ, उन्हें अपने भारत के दर्शन कराना चाहता हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं इसमें आपका पूरा सहयोग करूंगा। रामू सेठ की लड़की की शादी में तंदूरी मिसल पाव बनाता है, जो कि शादी का एक केंद्र बन जाता है। सब उसका तंदूरी मिसल पाव बहुत पसंद करते हैं और तारीफों के पुल बांध देते हैं। अब रामू का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था और अब उसकी कई शहरों में दुकान बन गई थी।